नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। व्हाइट हाउस के अंदर इस वक्त एक बहुत ही हाई स्टेक्स कह सकते हैं एक बिसात बिछी हुई है। राजनीतिक शतरंज का खेल चल रहा है। बिल्कुल निष्पक्ष होकर यह समझना बहुत अहम है कि कैसे एक इंटरनेशनल क्राइसिस अमेरिका की आने वाली राजनीति को पूरी तरह से आकार दे रहा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जेडी या मार्को, ये कोई आम सवाल नहीं है। रिपोर्ट बताती हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप आजकल बंद कमरों में अपने करीबियों से बस यही पूछ रहे हैं कि 2028 के लिए उनका फेवरेट उत्तराधिकारी कौन होगा। सोचिए, इस एक सवाल ने वॉशिंगटन के राजनीतिक गलियारों में कैसी हलचल मचा दी है। और आज की हमारी इस चर्चा का सेंटर भी यही है। और इस पूरी राजनीतिक गहमा-गहमी के पीछे जो मुख्य कारण है वो है ईरान के साथ चल रहा युद्ध। ये युद्ध अब अपने 5वें हफ्ते में आ चुका है। सच कहूं तो ये अब सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं रहा, बल्कि रिपब्लिकन पार्टी के दो सबसे बड़े चेहरों के लिए खुद को साबित करने का सबसे बड़ा टेस्ट बन गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप के उत्तराधिकारी की तलाश की। अब देखिए, अमेरिकी संविधान के हिसाब से ट्रंप तीसरी बार तो चुनाव लड़ नहीं सकते, तो 2028 के लिए मैदान साफ है और फ्रंट रनर हैं 41 साल के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और 54 साल के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो। दोनों ही मौजूदा ईरान स्ट्रैटेजी में डीपली इन्वॉल्व हैं। अब इन्हें एक बहुत ही बारीक लाइन पर चलना है। एक तरफ मौजूदा प्रशासन के प्रति वफादारी दिखानी है और दूसरी तरफ अपनी खुद की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को भी साधना है। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों ही नेताओं की विदेश नीति का बेस ट्रंप के पहले कार्यकाल के अब्राहम एकॉर्ड से जुड़ा है। दोनों ने इस मिडल ईस्ट शांति समझौते की जमकर तारीफ की थी, लेकिन मौजूदा ईरान संकट ने इन दोनों की रणनीतियों को बिल्कुल अलग-अलग दिशाओं में मोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रूबियो की आक्रामक रणनीति को। हाल ही में एक कैबिनेट मीटिंग हुई और उसमें विदेश मंत्री रूबियो ने ईरान युद्ध का बहुत ही जोरदार, एकदम फ्रंट फुट पर आकर बचाव किया। उनका बयान था कि यह सैन्य अभियान अमेरिका और दुनिया के लिए एक एहसान जैसा है। उनका यह कॉन्फिडेंस उनके मजबूत मिलिट्री फर्स्ट अप्रोच को साफ दिखाता है। रूबियो का ये जो इंटरवेंशनिस्ट यानी हस्तक्षेपवादी रुख है ना, वो बिल्कुल क्लियर है। वो इन हमलों को एक बुद्धिमानी भरा फैसला मानते हैं। उनका तर्क है कि ईरान से एक आसन्न खतरा था जिसे रोकना बेहद जरूरी था। इतना ही नहीं, उन्होंने मदद से इनकार करने वाले नाटो सहयोगियों के भविष्य पर भी सवाल उठाए हैं और दावा किया है कि इस युद्ध की फिनिश लाइन बस अब करीब ही है। वो सीधे तौर पर पार्टी के उस पारंपरिक सैन्य समर्थक गुट के साथ मजबूती से खड़े नजर आते हैं। अब आते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, जेडी वैंस का कूटनीतिक संतुलन। तो उसी कैबिनेट मीटिंग में जहां रूबियो एकदम आक्रामक थे, वेंस का रिएक्शन बिल्कुल उल्टा था। परमाणु हथियारों पर कुछ नपी-तुली बातें करने के बाद उन्होंने तुरंत टॉपिक चेंज किया और सैनिकों को ईस्टर की शुभकामनाएं दे दी। मतलब बहुत ही होशियारी और सतर्कता से उन्होंने खुद को इस युद्ध के सीधे सपोर्ट से अलग कर लिया। ये बिल्कुल दो अलग-अलग दुनियाओं की कहानी है। एक तरफ मार्को रूबियो, जो युद्ध के एकदम कट्टर और मुखर समर्थक बने हुए हैं, और दूसरी तरफ जेडी वेंस, जो एक बहुत ही कैलकुलेटेड और शांत दूरी बनाए हुए हैं। ये सिर्फ विचारों का फर्क नहीं है, ये 2028 के चुनाव के लिए अपनी अपनी पिच तैयार करने की दो बिल्कुल अलग रणनीतियां हैं। और वैंस का ये शांत रुख यूं ही नहीं है। इसके पीछे इस्लामाबाद का एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक दाव है। उन्होंने जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के साथ 20 घंटे की लंबी बातचीत की। मकसद था ईरान की रिक्वेस्ट पर सीज फायर की कोशिश करना। इस कदम से वैंस एक तीर से दो निशाने साध रहे हैं। युद्ध विरोधी मैगा बेस को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये भी मेक श्योर कर रहे हैं कि समझौता हो भी जाए और अमेरिका कहीं से कमजोर भी ना दिखे। ये कूटनीति की बहुत ही बारीक कला है। लेकिन इन सबके बीच अमेरिकी जनता क्या सोच रही है? 36%। जी हाँ, ये आंकड़ा काफी चौंकाने वाला है। रॉयटर्स और इप्सोस के पोल के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरकर 36% पर आ गई है। उनके दूसरे कार्यकाल का ये सबसे लो पॉइंट है और इसका सबसे बड़ा रीजन ईरान युद्ध की बढ़ती हुई अलोकप्रियता। प्यू रिसर्च का डेटा इस बात की और भी गहरी तस्वीर पेश करता है। पूरे 61% अमेरिकी इस सैन्य कार्रवाई से असहमत हैं, जबकि सिर्फ 37% लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं। पब्लिक का ये असंतोष 2028 के फ्यूचर कैंडिडेट्स के लिए एक सीधा सायरन है कि अपनी रणनीतियां बहुत ही सोच समझकर बनानी होंगी। पार्टी अलायंस पर बात करें तो मामला और भी उलझा हुआ है। डेमोक्रेट्स तो लगभग पूरी तरह इसके खिलाफ हैं। करीब 88% इसे गलत फैसला मानते हैं, लेकिन रिपब्लिकन बेस का 71% अभी भी मानता है कि सैन्य हमला सही था। अब आप खुद सोचिए,
वेंसन्स और रूबियो के लिए ये कितनी बड़ी चुनावी पहेली है। उन्हें पार्टी का सपोर्ट भी चाहिए जो युद्ध के पक्ष में है, और पूरे देश का मूड भी इग्नोर नहीं कर सकते। असल में रिपब्लिकन बेस खुद अंदर से काफी बटा हुआ है। एक तरफ वो आक्रामक, इजराइल समर्थक, पारंपरिक गुट है जो सैन्य ताकत का खुला प्रदर्शन चाहता है, और रूबियो उसी की आवाज बन रहे हैं। दूसरी तरफ वो हस्तक्षेप विरोधी मैगा विंग है जो इन अंतहीन युद्धों से तंग आ चुका है, और जेडी वेंस अपनी सतर्कता से इसी धड़े को साध रहे हैं। पार्टी के अंदर ही इस बात पर डिबेट चल रही है कि क्या अमेरिका इस बार कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया है। तो अंत में इसका 2028 के इलेक्शन पर क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, दोनों ही नेता पार्टी के हैवीवेट्स हैं। रॉयटर्स इप्सोस के पोल बताते हैं कि जेडी वैंस को 79% और मार्को रूबियो को 71% रिपब्लिकन वोटर्स पसंद करते हैं। यानी दोनों का बेस एकदम सॉलिड है, और ये साबित करता है कि ये दोनों निर्विवाद रूप से 2028 की रेस के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। अब ये पूरा खेल रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड का है। अगर ये युद्ध जल्दी और सफलतापूर्वक खत्म होता है तो मार्को रूबियो को इसका सीधा और बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि वो इसके सबसे मुखर समर्थक रहे हैं। लेकिन अगर ये संघर्ष लंबा खींच गया और अमेरिका इसमें फंस गया, तो जेडी वैंस की वो सतर्क और युद्ध विरोधी नीति बिल्कुल सही साबित होगी, जिससे उनका दावा और मजबूत हो जाएगा। तो आज का ये एक्सप्लेनर हम इसे एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ते हैं। 2028 का अल्टीमेट विनर आखिर कौन होगा? वो इंसान जिसने युद्ध जीता या वो जिसने से रोका? ये सिर्फ एक इलेक्शन की बात नहीं है, ये तय करेगा अमेरिका की आने वाली विदेश नीति और ग्लोबल लीडरशिप का पूरा भविष्य। जनमत किस ओर करवट लेगा, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।